हेलो बच्चों, वेलकम टू एग्जाम शिविर एकेडमी। एग्जाम शिविर एकेडमी के यूट्यूब चैनल एग्जाम शिविर स्कूल में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 11 का सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे थे, जिसमें हम लगभग आई थिंक 10 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये अपना 11वां लेक्चर होगा और ये आज सर्कुलेटरी सिस्टम का फाइनल लेक्चर होगा, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 बेसिक कंपोनेंट मैंने बताए थे आपको, हार्ट, ब्लड और वेसल्स, जिसमें हम हार्ट और ब्लड को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। बात रही थी वेसल्स की और कुछ सर्कुलेटरी डिजीज की। क्लियर? तो आज के लेक्चर की हम बात करें तो आज की लेक्चर में हमको पढ़ना है वो, एक तो हमको पढ़ना है ईसीजी पढ़ना है। ईसीजी क्या होता है वो क्लियर। दूसरी जो चीज अपने को पढ़नी है वो है सर्कुलेटरी डिजीज। सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिजीज है उनको कवर करना है, सर्कुलेटरी डिजीज। और तीसरे पे जो कंप्लीट करना है अपने को वो करना है आर्टेरी और वेन, वेसल्स है ना, आर्टेरी एंड वेन। ये 3 जो बेसिक चीजें सर्कुलेटरी सिस्टम की बाकी रहेगी वो अपने कंप्लीट करनी है। इसके अलावा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम अपन कंप्लीट कर चुके हैं पिछले 10 लेक्चर में। क्लियर? जो 3 बेसिक कंपोनेंट थे उन तीनों को खत्म करेंगे और इसी के साथ अपना सर्कुलेटरी सिस्टम खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम क्लास 11 की जो पहली यूनिट है लिविंग वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी, उसका पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, वहां से अपन शुरू करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर? चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी के बारे में कि ईसीजी क्या होता है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं ईसीजी। ये 3 चीजें पढ़नी है अपने को, देखते समय के हिसाब से कितनी चीजें हो पाती है वो। चलिए ईसीजी की बात करते हैं। ईसीजी देखो, ईसीजी की बात करें, ईसीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। जहां पर जो ईसीजी जो शॉर्ट फॉर्म है कहां से आया है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से आया है। जहां पर इलेक्ट्रो से ई आया है, कार्डियो से सी और ग्राम से जी आया है, तो ये ईसीजी होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? देखिए ईसीजी क्या है, अगर ईसीजी की डेफिनेशन की बात करें, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं ईसीजी क्या होता है। ईसीजी की बात करें तो इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ electrical activity of the heart। ईसीजी क्या है? एक प्रकार की हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। आपने बहुत से मूवीज वगैरह देखा होगा, ऐसा ग्राफ आता है ईसीजी का, है ना, इस प्रकार से कुछ ग्राफ होता है और इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ध्यान देना, ये जो ग्राफ है उस ग्राफ को तो बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहां पर जी का मतलब क्या है? ग्राम। ये जो ग्राफ है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ये ग्राफ जिस मशीन से रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो इक्विपमेंट, जो डिवाइस यूज हो रहा है, उस डिवाइस का नाम है इलेक्ट्रोग्राफ। डिवाइस का नाम क्या है? यहाँ पर इलेक्ट्रोग्राफ है। तो डिवाइस का नाम तो इलेक्ट्रोग्राफ है और जो ग्राफ आ रहा है उस ग्राफ को क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ऐसा ग्राफ आता है, आपने देखा होगा। क्लियर? और जो डिवाइस इसके लिए यूज हो रहा है वो डिवाइस कौन सा है? इलेक्ट्रोग्राफ है। और ये जो ग्राफ आ रहा है उसको क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोग्राम। ईसीजी, ईसीजी है ना, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्लियर? चलिए तो समझते हैं क्या होता है वो अच्छे से। इसको मैंने क्या बोला, डेफिनेशन की बात करी, तो डेफिनेशन में क्या बोला कि क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये हार्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या होता है उसको समझते हैं। इसके पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जरूरी होती है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जिसको हम बोलते हैं नर्व इम्पल्स। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं आपको जितनी जरूरी चीजें उनके बारे में बताऊंगा। जब हम नर्वस सिस्टम करेंगे वहां पर प्रॉपर तरीके से नर्व इंपल्स पढ़ाऊंगा, वहां पर इसको अच्छे से बताऊंगा। लेकिन यहाँ अभी इतना बताऊंगा जितना जरूरी है इस चीज को समझने के लिए। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखो हमारे शरीर की कोई भी सेल होती है वो सारी सेल्स पोलराइज्ड स्टेज में रहती है। कौन सी स्टेज में रहती है? पोलराइज्ड स्टेज में। चलिए समझिए इस चीज को, ये क्या होता है पोलराइजेशन। वो पोलराइज्ड स्टेज क्या होती है वो समझिए जरा। चलिए देखिए, ये मैं शरीर की कोई एक सेल बना रहा हूं मैं, ये हमारे शरीर की एक सेल है। क्लियर है? अभी सेल की बात कर रहा हूं मैं, तो इस एक दूसरी सेल भी होगी,
तो इस सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। समझना, इस सेल के अंदर जो लिक्विड मिलेगा उसको तो अपन क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो इस सेल के अंदर अपने को क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और सेल के बाहर बात करें, सेल के बाहर आपको क्या मिलेगा, सेल के बाहर बात करें तो सेल के बाहर भी क्या होगा, लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा सेल के बाहर भी, क्योंकि दो सेल के बीच में भी क्या मिलता है, फ्लूइड मिलता है। तो सेल के बाहर भी क्या मिलेगा अपने को, फ्लूइड मिलेगा। तो सेल के बाहर जो फ्लूइड मिलता है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको आप क्या बोलोगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्योंकि यहाँ पर एक सेल है, इसके पास एक दूसरी सेल होगी, तो दोनों सेल के बीच का फ्लूइड है, तो आप क्या बोलोगे, इसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलोगे। और सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको आप क्या बोलते हो, साइटोप्लाज्म। क्लियर, यहाँ बीच में क्या मिलेगा अपने को, न्यूक्लियस मिलेगा। लेकिन अपने को सेल ऑर्गेनल अभी पढ़ना नहीं है, अपने को समझना है कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो क्या होती है उसको समझना है हमें, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या है, इस टर्म को समझना है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। तो भी ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है। चलो अब देखिए ध्यान से समझना, हर सेल हमारे शरीर की मैक्सिमम सेल बोल रहा हूँ, सॉरी हर सेल नहीं, मैक्सिमम सेल हमारे शरीर की जो होती है वो कौन से स्टेज में होती है, पोलराइज्ड स्टेज में। क्या बोला मैंने, पोलराइज्ड स्टेज। पोलराइज्ड स्टेज का क्या मतलब वो समझना, पोलराइज्ड स्टेज का इतना सा मतलब है कि इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है उसकी तुलना में साइटोप्लाज्म जो होता है वहां पर बात करें तो वहां पर क्या होता है, नेगेटिव -70 मिलीवोल्ट का नेगेटिव चार्ज होता है वहां पर, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज का मतलब समझना, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है यहाँ पर ये कोई नेगेटिव आयन है वहां पर, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि बाहर जितना भी चार्ज है उसकी तुलना में 70 चार्ज अंदर कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि अंदर पूरा नेगेटिव आयन भरे हुए सेल साइटोप्लाज्म, समझना इस चीज को। -70 मिलीवोल्ट क्या होता है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में सेल के जो अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पार्टिकल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई नेगेटिव आयन नहीं है यहाँ पर, बाहर की तुलना में उतना चार्ज अंदर कम होता है। -70 मिलीवोल्ट क्या शो कर रहा है, अगर बाहर 0 चार्ज है तो अंदर उसकी तुलना में माइनस उतना चार्ज कम है। समझो, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, बाहर भी है इधर भी है, लेकिन बाहर की पॉजिटिव चार्ज की तुलना में अंदर -70 का जो मिलीवोल्ट है उतना पॉजिटिव चार्ज कम है, सिर्फ इतना मतलब है। यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि नेगेटिव चार्ज है अंदर की तरफ। क्लियर, तो हर सेल ऐसी कंडीशन में रहती है, सिंपल सी बात है, हर सेल ऐसी कंडीशन में रहती है कि उसका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी तुलना में साइटोप्लाज्म में पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, कम होता है। सिंपल सी बात है ना, पॉजिटिव चार्ज क्या हो, कम होगा, बाहर जितना चार्ज है उसकी तुलना में अंदर ही में -70 मिलीवोल्ट का चार्ज कम होगा, सिंपल सा इतना मतलब है इस बात का। क्लियर, अब समझना ऐसी सेल को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम, चलो ऐसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड सेल। इस सेल को आप क्या बोलोगे, पोलराइज्ड सेल। अब ये सेल कैसी सेल है, पोलराइज्ड सेल है, पोलराइज्ड सेल है। तो पोलराइज्ड सेल किसको बोलते हैं, जिस सेल में साइटोप्लाज्म में इंटरस्टिशियल फ्लूइड की तुलना में पॉजिटिव चार्ज कम होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड सेल। अब सुनना, इस सेल का क्या होगा, डीपोलराइजेशन। क्या होगा, डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन। देखिए जब मैं नर्व सिंपल्स पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से चीजें हो रही है, पर अभी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए इसी चीज को समझने के लिए जो मैं आपको बताऊंगा। अब डीपोलराइजेशन का क्या मतलब होता है, मतलब सेल को क्या करना है अपने को, सेल कैसी थी, पोलराइज्ड है, ये सेल कैसी है, पोलराइज्ड सेल है, उस पोलराइज्ड सेल को हमें क्या करना है, डीपोलराइज करना है। क्या करना है, डीपोलराइज, मतलब वो जो पोलराइजेशन है, मतलब कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज कम है, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो जो डिफरेंस है उसे हमें खत्म करना है, डीपोलराइज करना है। मतलब कि ये -70 मिलीवोल्ट है उसको भी 0 करना है ना, मतलब बाहर अंदर दोनों तरफ क्या हो, सेम वोल्ट का डिफरेंस हो, वो क्रिएट करना है। तो उसका तरीका क्या है, हम क्या करेंगे, बाहर से क्या करेंगे, Na+ अंदर लाएंगे, क्योंकि बाहर क्या है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो यहां पर क्या मिलेंगे, आपको समझना चीजों को ध्यान से, यहां पर बाहर अब तो क्या मिलते हैं, बहुत सारे, चलो बाहर यहाँ पर क्या मिलेंगे,
Na+, बहुत सारे क्या मिलेंगे Na+। तो अब हमें क्या करना है, इसको डीपोलराइजेशन करना है। तो डीपोलराइजेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे कि जो ये Na+ है वो कहाँ करेगा, सेल के अंदर इंटर करेगा। ये Na+ अंदर इंटर कर रहा है, Na+ कहाँ इंटर करेगा, अंदर। अब ये कैसे इंटर करता है वो समझना, वो नर्व इंपल्स की कहानी है, क्योंकि इसमें वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं, ये सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, VGC, ये वोल्टेज गेटेड चैनल, ये सब उसमें इंक्लूडेड होते हैं और ये काम करते हैं। अबे हाल फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है उसका जो पॉजिटिव चार्ज है सोडियम, वो कहाँ पे आ रहा है, सेल के अंदर आ रहा है। ये सेल के अंदर आएगा, तो इसके अंदर आने से क्या होगा, ये -70 मिलीवोल्ट चार्ज था, वो क्या करेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। मैंने क्या बोला, अंदर की तरफ कैसी है, झिल्ली ऋणावेशित है, नेगेटिवली चार्ज है, बाहर की तरफ पॉजिटिव, मतलब बाहर पॉजिटिव आयन ज्यादा है, अंदर पॉजिटिव आयन कम है, तो हम अंदर पॉजिटिव आयन भर रहे हैं, तो ये संख्या -70 से -60 माइनस ऐसे से बढ़ती जाएगी, है ना। और जब ये -60 तक आएगा तो एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी जहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा। किसका ट्रांसपोर्टेशन, सोडियम का, बहुत तेजी से अंदर आना शुरू हो जाएगा। एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आएगी, एक थ्रेशोल्ड क्या होगा, वोल्ट आएगा, उस वोल्ट पे आने के बाद सोडियम का अंदर की तरफ जो प्रवाह होगा, इनफ्लो होगा, वो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण क्या होगा, अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा -70 से 60, 50, 40, 30, ऐसे करते करते कौन सी कंडीशन आ जाएगी, 0 मिलीवोल्ट का डिफरेंस होगा, और ऐसी कंडीशन में सेल जो कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, आपकी डीपोलराइज्ड सेल। तो डीपोलराइज्ड सेल का मतलब क्या होता है, अब सेल जो होती है आपकी, उस सेल में क्या हो गया कि जो चार्ज है दोनों तरफ, वो चार्ज क्या हो गया, इक्वल हो गया है। अब बाहर की तरफ क्या था, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ये पूरे सेल में चारों तरफ मिलेगा, है ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो अब यहां पर जो चार्ज है दोनों तरफ, वो चार्ज क्या होगा, इक्वल हो गया। तो अब इसीलिए इस सेल को आप क्या बोलोगे, पोलराइज्ड, सॉरी डीपोलराइज्ड सेल, डीपोलराइज्ड सेल। अब ये सेल कैसे होगी, डीपोलराइज होगी। अब ये क्यों किया जा रहा है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, मतलब इंपल्स जनरेट करने के लिए। अगर हम बाहर से कोई सेंसेशन मिलता है, सपोज मेरी स्किन पर कोई मक्खी बैठती है, या फिर कोई सेंसेशन होता है, कोई हीट का कोई भी सेंसेशन मिलता है, उस सेंसेशन को अगले मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए नर्व के थ्रू पहुंचाया जाता है। तो ये जो क्रिया हो रही है वो किसके लिए हो रही है, सिग्नल को भेजने के लिए। ये क्रिया कहाँ पर होती है, आपके न्यूरल टिश्यू में, क्लियर। और हार्ट में भी होता है, कैसे समझना, यहाँ पर हार्ट के रेफरेंस में, ईसीजी के रेफरेंस में क्या समझना वो बताऊंगा मैं आपको, क्लियर। चलिए, तो ये तो कौन सी होगी, डीपोलराइज्ड सेल। अब जब सेल डीपोलराइज हुई है, मतलब अब दोनों तरफ क्या हो गया, चार्ज सेम हो गया, अंदर और बाहर दोनों। अब सेल को हमें क्या करना है, वापिस रिपोलराइज करना है। इसके बाद इस सेल का क्या होगा, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का क्या मतलब है, मतलब अगेन हमें क्या करना है, इस पहली वाली कंडीशन को प्राप्त करना है, जिसमें अंदर की तरफ क्या हो, -70 मिलीवोल्ट का चार्ज हो, यानी कि अब क्या होगा, आउटफ्लो होगा किसका, सोडियम का। अब क्या होगा, सॉरी पोटेशियम का। अंदर की तरफ पोटेशियम होगा, वो क्या होगा, आउटफ्लो होगा, बाहर निकलेगा। अंदर ये पोटेशियम है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको आप बाहर निकाल दो, क्योंकि पोटेशियम बाहर निकाल दोगे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। नेगेटिव को पार्टिकल नहीं अंदर, समझना, बाहर की तुलना में इतना पॉजिटिव चार्ज कम है, ये शो कर रहा है। ये नेगेटिव आयन को शो नहीं कर रहा, अगेन कह रहा हूं, नेगेटिव आयन को शो नहीं कर रहा है। तो अब क्या होगा, पोटेशियम बाहर निकल रहा है, तो पोटेशियम को बाहर निकलने के कारण क्या होगा, अंदर की तरफ जो पहले वाली कंडीशन है वापस आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू आउटर साइड। इंटरस्टेशियल फ्लूइड की तुलना में साइटोप्लाज्म में क्या होगा, आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम होगा, क्लियर। चलो, आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें। चलिए, ये हो गया। तब रीपोलराइज सेल मतलब कैसी कंडीशन आ जाएगी, रीपोलराइजेशन की बात करें तो अगेन आपकी कंडीशन कैसी हो जाएगी, देखिए ये वाली है ना। फिर अगेन ये सेल है और अंदर की तरफ चार्ज कितना हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट का चार्ज हो जाएगा, -70 मिली वोल्ट। तो अभी के हाल फिलहाल के लिए आप इतना समझ लिए कि सेल जो होती है वो पोलराइज्ड कंडीशन में होती है, मतलब अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बाहर की तुलना में कम होता है। तो हमने सेल को क्या किया, डीपोलराइज किया, अंदर बाहर दोनों तरफ चार्ज सेम किया। ये क्यों किया जा रहा है, ताकि सिग्नल को हम कंडक्ट कर पाए, हम सिग्नल को दूसरी सेल तक पहुंचा पाए, न्यूरॉन तक, ठीक है। अब यहाँ पर अगेन फिर -70 मिली वोल्ट को प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीपोलराइजेशन, क्लियर।
तो ईसीजी के कॉन्टेक्स्ट में हमें डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन इन दोनों टर्म को समझना है ना। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का एक्चुअल में क्या मतलब है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मतलब है यहाँ पर डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ऑफ हार्ट मसल्स। समझना, अब समझ रहे हो आप, है ना। यानी कि जो हार्ट का मसल्स है वो क्या होगा? डीपोलराइज होगा और रीपोलराइज होगा, और वही डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन हमें ग्राफ की फॉर्म में मिलता है ना। और उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। तो यहाँ पर जो मैंने बोला आपको, इट इज द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का यहाँ पर क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हार्ट की मसल्स है, मसल्स किसकी बनी है? सेल की। तो हार्ट की जो मसल्स होती है, क्लियर, कार्डियक मसल्स होती है हार्ट में, तो हार्ट की जो मसल्स है उन मसल्स में क्या होगा? एक बार डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों की, मतलब 4 चीजें होगी। ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। क्लियर? चलिए, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ये बेसिक नीड्स थी इस चीज को समझने के लिए जो मैंने आपको बता दी। हालांकि ये चीजें इस तरह से नहीं होती, ये पूरा 1-1.5 घंटे का लेक्चर है इसको समझने के लिए। हमें जो नर्वस सिस्टम आपको पूरी बहुत अच्छे से क्लियर करवाऊंगा, लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है। मैं आपको एक्चुअली सीधा बोल देता डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, या फिर मैं इसको ऐसा ही बोल सकता था सिस्टोल और डायस्टोल, है ना। बट सिस्टोल और डायस्टोल सही टर्म नहीं है, हमको क्या समझना है? डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। इसीलिए मैंने आपको एक सामान्य जानकारी दी है कि डीपोलराइजेशन क्या है और रिपोलराइजेशन क्या है ना। वरना मैं सीधा कह सकता था सिस्टोल और डायस्टोल, क्योंकि डीपोलराइजेशन क्या है? सिस्टोल है, और रिपोलराइजेशन जो है वो डायस्टोल है। अभी दिखाऊंगा, क्लियर? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए, आप समझते देखिए। तो जो हार्ट, यहाँ पर कितनी स्टेप इंक्लूड है देखो, कौन सी है? एक तो डीपोलराइजेशन है, तो पहला तो कौन सा होगा? ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन, ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ये टर्म बतानी है। दूसरी होता है ऑरिक्यूलर रिपोलराइजेशन, ऑरिक्यूलर रिपोलराइजेशन, दूसरी टर्म है यहाँ पर ऑरिक्यूलर रिपोलराइजेशन, ऑरिक्यूलर रिपोलराइजेशन। ये हो जाएगा, क्लियर। तीसरी टर्म में वो है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और चौथी है वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। अब यहां पर समझदार, जो आपका ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन है इसको हम बोलते हैं ऑरिकुलर सिस्टोल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिस्टोल को, ऑरिकुलर सिस्टोल को। और जो रिपोलराइजेशन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डायस्टोल को, डायस्टोल को। क्योंकि डायस्टोल में बता चुका हूं, डायस्टोल में क्या होता है? रिलैक्सेशन। हार्ट क्या होता है? फैलता है, रिलैक्स होता है। तो रिपोलराइजेशन यानी कि याद रखना, रिपोलराइजेशन रिलैक्सेशन मतलब डायस्टोल। डीपोलराइजेशन, अगेन डीपोलराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोल, सिस्टोल, और इसको हम बोलेंगे डायस्टोल। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बोल रहा था ना कि आपको यहाँ पर सीधा बोल सकता था मैं सिस्टोल और डायस्टोल, लेकिन एक्चुअली वो ग्राफ सिस्टोल और डायस्टोल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। वो ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो हार्ट में हो रही है उसको वो कैप्चर कर रहा है, न कि सिस्टोल और डायस्टोल को, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि ये डीपोलराइजेशन के वक्त सिस्टोल हो रहा है वो ठीक है, लेकिन सिस्टोल के कारण डीपोलराइजेशन ऐसा नहीं है, ये कहने का मतलब है, क्लियर ना। इसलिए परफेक्ट टर्म क्या होगी? डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ना कि सिस्टोल और डायस्टोल। क्लियर? ये भी गलत नहीं है हालांकि, क्लियर, सिस्टोल और डायस्टोल। चलिए, अब यहाँ पर समझते हैं ग्राफ को किस तरह से होता है वो, देखिए।
ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, पहले एक सिंगल बेस लाइन होती है, फिर हल्का सा डोम शेप आता है, फिर लाइन नीचे जाती है और फिर एक साथ से ऊपर जाती है, वापस नीचे आती है, और फिर इसके बाद इस सॉरी बड़ा लास्ट वाला जो थोड़ा बड़ा होता है, ओ पूरा चला गया, चलो कोई ना फिर बना देते हैं। एक सिंगल लाइन होती है, फिर हल्का सा ऊपर उठता है और फिर नीचे जाएगा ग्राफ और एकदम से ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है और फिर थोड़ा बड़ा होता है। ये इस तरह से ग्राफ को शो होता है। क्लियर, हम देखते हैं उस पर। अब इस ग्राफ में क्या क्या चीजें मेंशन हो रही है, पहले उनको मेंशन कर देते हैं, क्या क्या चीजें इस ग्राफ में दिखती है अपने को। वो एक तो ये वेव होती है, पी वेव होती है, ठीक है, फिर एक क्यू, आर और एस, और लास्ट वाली होती है टी वेव। तो यहाँ पर सुना 3 वेव है, पी, एक तो पी इंडिविजुअल एक वेव है, फिर क्यू, आर और एस ये एक इंडिविजुअल वेव है, और टी ये एक इंडिविजुअल वेव है। यहाँ पर ये 3 वेव है। अभी 3 वेव क्या शो कर रही है उसको समझना। ठीक है, तो 3 वेव की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे पी वेव की। चलो पी वेव क्या शो कर रही है वो देखते हैं। क्या पी वेव जो है आपको दिख रही है, ये वाली, मतलब यहां से लगाकर यहां तक की। एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये पूरा जो यहां से लगाकर ये यहां तक की पूरी जो एक्टिविटी है वो आपके किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ध्यान देना, 1 कार्डियक साइकिल को। और कार्डियक साइकिल क्या होता है मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये एक कार्डियक साइकिल को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक कार्डियक साइकिल का मतलब है कितना टाइम लग रहा है इसमें, 0.8 सेकंड का टाइम लग रहा है। और मैं आपको बता चुका था 0.8 सेकंड के इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान क्या क्या चीजें हो रही है, 2 चीजें हो रही है। क्या इंक्लूड है इसमें, एक तो सिस्टोल इंक्लूड है, और क्या इंक्लूड है, डायस्टोल। सिस्टोल एंड डायस्टोल बोथ आर इंक्लूडेड इन 0.8 सेकंड ऑफ टाइम ड्यूरेशन। सिस्टोल की बात करें, सिस्टोल और डायस्टोल किसमें हो रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, एंट्रिकल एंड ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों में, इधर भी ऑरिकल एंड वेंट्रिकल दोनों में। यानी कि यहां से लाकर यहां तक के जो ग्राफ है वो क्या शो कर रहा है, एक कार्डियक साइकिल को। यानी कि एक कार्डियक साइकिल में क्या इंक्लूड है, सिस्टोल और डायस्टोल दोनों इंक्लूड है। सिस्टोल किसमें, ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में, और डायस्टोल भी ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों में। ठीक है, तो जो पी वेव है, आपको यहां से इतनी वेव दिख रही है पी वेव डॉम शेप की, वो जो पी वेव है वो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन, ऑरिक्यूलर डीपोलराइजेशन को शो कर रही है यहाँ पर। मतलब इस समय के दौरान ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ ग्राफ है, इतना जो हिस्सा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिस्टोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसमें, ऑरिकल में। ऑरिकल में क्या हो रहा है, सिस्टोल हो रहा है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें। क्लियर, और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि उस वक्त वहां की सेल क्या हो रही है, डीपोलराइज। वहां की सेल डीपोलराइज हो रही है, वहां की मसल सेल में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन। इसका मतलब क्या, अभी बताया, मतलब कि सोडियम क्या हो रहे हैं, अंदर इंटर कर रहे हैं। समझ लो ना, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम कहाँ एंटर कर रहा है, हार्ट की मसल्स में एंटर कर रहा है। देखिए समझिए, हार्ट का छोटा सा डायग्राम बना दे साइड में। चलो ये हार्ट का डायग्राम हो गया। तो अब इस कंडीशन में क्या हो रहा है, दोनों ऑरिकल में, ये कौन सा आपका लेफ्ट ऑरिकल और ये राइट ऑरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, समझना। तो अब पहले स्टेप में पी वेव क्या बता रही है, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन, यानी कि दोनों ऑरिकल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। वो कॉन्ट्रैक्शन कैसे हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार, समझना इस चीज को ध्यान से। कॉन्ट्रैक्शन किस प्रकार से, मतलब किस ऑरिकल की मसल्स में क्या हो रहा है, मसल्स में इंटरस्टिशियल फ्लूइड से क्या कर रहा है, सोडियम इसके अंदर इंटर कर रहा है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम जो है वो कहां पर इंटर कर रहा है, हार्ट के मसल्स पे इंटर कर रहा है। इसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स की सेल है वो कैसी हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। और डीपोलराइजेशन के कारण अब क्या हो रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। बड़े आसान सी बात है, समझ में आ रही है आपको। क्या हो रहा है कि सोडियम अंदर इंटर कर रहा है। सोडियम कहाँ एंटर कर रहा है, मसल्स की सेल में एंटर कर रहा है। जब सोडियम अंदर एंटर करेगा तो मैंने क्या बोला था, स्लाइड मैंने मिटा दी,
तो मैंने क्या बोला था कि जब अंदर सोडियम एंटर करता है तो क्या होता है, अंदर की तरफ जो -70 मिलीवोल्ट का चार्ज था वो धीरे धीरे -60, -50, -40 होगा, वो जीरो होगा। जब वो जीरो हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। यानी कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में और सेल में दोनों में अब क्या हो रहा है, वहां पर कोई डिफरेंस नहीं है, किसमें, वोल्टेज में। क्लियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डीपोलराइज्ड सेल। तो अब हार्ट की जो सेल है, हार्ट मसल की सेल है, वो कैसी हो गई है, डीपोलराइज हो गई है। और ऐसी कंडीशन में फिर ऑरिकल में क्या होगा, आपका सिस्टोल होगा। क्लियर, तो ऑरिकुलर सिस्टोल की तुलना में ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन अधिक सुटेबल टर्मिनोलॉजी है ना, मोर सुटेबल है ये। तो पी वेव आपको समझ में आ गई होगी, पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो याद रखना ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन। एक्चुअल में ऑरिकुलर सिस्टोल का हो तो भी दिक्कत नहीं है, पर आपकी बुक में ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन दिया हुआ है, तो डीपोलराइजेशन क्या होता है वो समझना जरूरी था, जो आपको बता चुका था। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, सोडियम इंटरस्टिशियल फ्लूइड से कहा एंटर कर रहा है, साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म का जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या हो रहा है, धीरे 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 पॉजिटिव हो रहा है और अंततः शून्य हो जाता है, दोनों तरफ डिफरेंस नहीं रह जाता है, इसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। क्लियर, चलिए अब दूसरी जो वेव है, दूसरी जो वेव आपकी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, देखिए दूसरी वेव, दूसरी वेव कौन सी है हमारी, दूसरी वेव ये देखिए, क्यू आर एस। ये तीनों जो अल्फाबेट है इंग्लिश के, क्यू आर और एस, ये तीनों अल्फाबेट जो होते हैं दूसरी वेव को रिप्रेजेंट कर रही है। क्यू आर और एस वेव की बात कर रहे हैं अपन। बेटा ये जो वेव है वो आपके रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। अगेन ध्यान देना, मैंने यहाँ पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल लिखा है मैंने। अब यहाँ पर देखना, एक चीज मिस हो रही है, बताएंगे अभी। वेंट्रिकुलर सिस्टोल की जगह पर क्या लिखेंगे, डीपोलराइजेशन, क्योंकि यही ज्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू डायस्टोल। मैंने बोला ना यहाँ पर सिस्टोल और डायस्टोल भी लिख सकते थे, लेकिन डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ही अपन लिखेंगे, वो मोर सुटेबल है देन दैट। अब यहाँ पर ये जो वेव है कौन सी, क्यू आर और एस, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, देखो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन। यानी कि वो अब क्या कर रही है, वेंट्रिकल में क्या करवा रही है, कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है। तो अगेन सेम कहानी, डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सोडियम कहाँ एंटर कर रहा है, हार्ट की मसल्स में। तो अब सोडियम जो होता है कहाँ एंटर कर रहा है, हार्ट की मसल्स में, लेकिन अब की बार कौन सी मसल्स में जा रहा है, वेंट्रिकल की मसल्स में। तो ये जरा सोडियम अंदर जाएगा, दोनों वेंट्रिकल की मसल्स में। अब देखिए ध्यान देना, मैं यहाँ पर हार्ट का डायग्राम बनाया है और मैं यहाँ पर ये नहीं बता रहा हूँ कि हार्ट के अंदर जा रहा है ना। मैंने हार्ट का डायग्राम इसलिए बनाया, आप समझ ना, कार्डियक मसल्स की बात हो रही है। मैंने कार्डियक मसल्स का डायग्राम शो नहीं किया है, हार्ट का डायग्राम शो किया ताकि आपको आसानी से समझ में आई हो। क्लियर, तो किस में जा रहा है ये सोडियम, कार्डियक मसल्स की सेल में। कहाँ से जा रहा है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से। किस में जा रहा है, सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में, ताकि साइटोप्लाज्म का -70 मिलीवोल्ट का जो नेगेटिव जो चार्ज है उसको क्या कर सके, वो न्यूट्रल कर सके। और ऐसी कंडीशन में उस सेल को आप क्या बोलोगे, डीपोलराइज्ड सेल। क्लियर, चलिए अब ये वेंट्रिकल में क्या हो रहा है, डीपोल। अब जब डीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। और जब सेल वापस रीपोलराइज होगी, वापस सबसे पहले वाली कंडीशन में आएगी, तब क्या होगा, डायस्टोल। जब सेल में क्या होगा, डीपोलराइजेशन, तब क्या होगी, उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। और जब रीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा, वो रिलैक्सेशन। यानी कि जब डीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा, सिस्टोल, और जब रीपोलराइजेशन होगा तब क्या होगा, डायस्टोल। क्लियर, चलिए अब लास्ट जो वेव है, नेक्स्ट वेव, वो कौन सी आपकी तीसरी वेव जो है वो है टी वेव। टी वेव, ये टी वेव आपको दिख रही है। टी वेव की बात करें, पी वेव की तुलना में ये हाईली डोम शेप होती है ना, इसका जो डोम शेप आप देख रहे हो, गुंबदाकार, गुंबद थोड़ा बड़ा है। ठीक, टी वेव जो होता है वो आपके रिप्रेजेंट कर रही है वेंट्रिक्यूलर रीपोलराइजेशन। ध्यान देना, पर मैंने क्या लिखा, वो रीपोलराइजेशन। और रीपोलराइजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर, डायस्टोल, है ना। अब डायस्टोल हो रहा है, इसका मतलब किसमें, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल में डायस्टोल हो रहा है। डायस्टोल कब होगा, जब सेल क्या होगी, अपनी पहले वाली कंडीशन में आएगी। अभी मैंने बोला जब सेल क्या होगी, रीपोलराइज। इसका मतलब क्या होगा कि उस कार्डियक मसल्स में से क्या हो रहा है, अब K+ जो हो रहा है वो बाहर आ रहा है, K+ बाहर आएगा। अभी मैंने आपको बोला रीपोलराइजेशन में क्या होता है, K+ बाहर आता है। तो K+ बाहर आएगा तो अंदर का पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहा है, तो अंदर क्या होगा, बाहर की तुलना में पॉजिटिव चार्ज कम होगा। और वो कम होते होते कितना करना है अपने को, -70 मिलीवोल्ट।
ताकि सेल की पहली वाली कंडीशन वापस आ सके, जिसको हमने क्या बोला था, पोलराइज्ड सेल। और तब वेंट्रिकल में क्या होगा, फिर डायस्टोल, यानी कि वेंट्रिकल क्या होंगे, फैल जाएंगे, उनमें रिलैक्सेशन होगा। और वही रिलैक्सेशन किसको शो कर रहा है, ये टी वेव शो कर रहा है। बेटा चीजें क्लियर हो रही है, बड़ी आसान सी बात है। देखिए 3 वेव है, एक तो पी वेव है, क्यू आर एस वेव है और टी वेव है। पी वेव के दौरान क्या हो रहा है, ऑरिकुलर में डीपोलराइजेशन, यानी कि दोनों ऑरिकल में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्यू आर एस वेव में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल क्या हो रहा है, सिकुड़ रहे। और टी वेव में क्या हो रहा है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। यहाँ पर देखिए मैंने कितने स्टेप लिखे थे, ऑरिकुलर डीपोलराइजेशन हो गया, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। तो ये जो क्या है, ये ग्राफ है, एक्चुअल में इसको क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ नहीं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है ये ईसीजी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जिस डिवाइस की मदद से किया जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वो डिवाइस आपने देखा होगा, अगर ईसीजी करवाया हो कभी, तो उस डिवाइस में क्या होते हैं कि हमारी बॉडी में बहुत जगह क्या कुछ वायर लगाए जाते हैं, तार लगाए जाते हैं। कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं सुनना, एक तो हमारी जो लेफ्ट हैंड है वहां पे लगाया जाता है, दूसरा लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है, और हार्ट के पास जो होते हैं वो 6 तार लगाए जाते हैं। और वो तार क्या करते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है, जब हमारे हार्ट में ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा वो हमारी स्किन पर भी आएगा, और स्किन पे आने के बाद हम जनरली उसको महसूस नहीं कर पाते। बहुत ही लो वोल्टेज का ये करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो फिर उसको डिटेक्ट करने के लिए हम बाहर से क्या लगाते हैं, डिवाइस लगाते हैं। और वो डिवाइस कौन सा है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। वो डिवाइस जो होता है वो इस सिग्नल को रिसीव करता है और हमें ग्राफ की शो में ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो रही है। और कहाँ कहाँ लगाए जाते हैं वो तार, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट एंकल में लगाया जाता है, और हार्ट के आसपास 6 जगह पर 6 तार लगाए जाते हैं। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर एक चीज है, ये तीनों टर्म मैंने बता दिया आपको, ऑरिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। लेकिन यहाँ पर एक चीज है, ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन, यानी कि ऑरिकल में डायस्टोल शो क्यों नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ पर 3 वेव मिल रही है अपने को, तो पी क्यू आर एस और टी। पी वेव किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन को, यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल को। क्यू आर एस वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। और टी वेव वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को, यानी कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल को। यहाँ पर एक टर्म छूट गई, कौन सी, ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन, डायस्टोल ऑरिकल में। अब देखिए बेटा समझो, ये वेव यहाँ पर शो क्यों नहीं हुई, उस ग्राफ में ये वेव क्यों नहीं आई। उसका सिंपल सा रीजन है, सुनो, क्योंकि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन और ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन, ये दोनों घटनाएं जो होती है वो कुछ समय के लिए साथ साथ होती है। हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम जॉइंट डायस्टोल बोले। मैंने कार्डियक साइकिल में आपको बता चुका हूं, है ना, कार्डियक साइकिल में कि जॉइंट डायस्टोल जो होता है, देखो कार्डियक साइकिल में क्या बोला था मैंने, 2 साइकिल होते हैं, आउटर साइकिल और इनर साइकिल। ये वाला हर एक साइकिल कितना होता है, 0.8 सेकंड का। अब उसके हम बात करें, उसमें से 0.1 सेकंड के लिए क्या होता है, ऑरिकुलर सिस्टोल। 0.3 सेकंड के लिए क्या होता है, ये तो मैं सर्कल कर रहा हूं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और ये 0.4 सेकंड तक दोनों में क्या हो रहा है, डायस्टोल। तो जब दोनों में डायस्टोल हो रहा है, किसमें, ऑरिकल में और वेंट्रिकल में, जब दोनों में डायस्टोल हो रहा है तो वही डायस्टोल डिटेक्ट होगा जो पावरफुल होगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, सॉरी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, ये डायस्टोल। दोनों में डायस्टोल साथ साथ हो रहा है, किसमें, ऑरिकुलर वेंट्रिकल दोनों में। तो हमें कौन सा डिटेक्ट, वो मशीन कौन सा डिटेक्ट करेगी, जो पावरफुल है। और पावरफुल कौन सा है आपका, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। इसीलिए ये क्यू आर एस है वेव क्या बना रही है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन बता रही है यहाँ पर। और यहाँ पर ये चीज अपने को मिसिंग होती है, ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन, क्योंकि उसका जो सिग्नल है वीक होता है, इतना स्ट्रांग नहीं होता है, जिसके कारण मतलब दोनों में से किसी एक को डिटेक्ट करना है, आता सिग्नल उसका भी है, लेकिन 2 यहाँ पर सिग्नल है, दोनों साथ साथ हो रहे हैं, कौन से, ऑरिकुलर रिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। दोनों आप देख रहे हो क्या हो रहे, साथ साथ हो रहे, ये डायस्टोल दोनों साथ साथ हो रहे। कार्डियक साइकिल में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है उसको मैं। तो दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो दोनों के साथ साथ होने के कारण किसी एक को ही डिटेक्ट करना है, किसी एक को ही ग्राफ पर शो करना है, तो वो कौन सा करेगा, जो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और ज्यादा स्ट्रांग कौन सा है, वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डायस्टोल। क्लियर। तो ये था आपका ईसीजी, सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा, छोटा सा टॉपिक था। आपको इसमें एग्जाम के पर्पज से बात करूँ तो क्या क्या याद रखना है, बस ये 3 इंफॉर्मेशन,
टी वेव क्या शो कर रही है, क्यूआरएस वेव और टी वेव, ये क्या क्या शो कर रही है, ऑरिकुलर डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। और यहाँ से लाकर यहाँ तक का फिर आगे क्या होगा, अगेन फिर सेम रिपीट होता रहेगा। ये तो इस ग्राफ की बात करें तो अगेन वो चीजें क्या होती है, आगे रिपीट होती रहती है। ऐसा ग्राफ आता रहता है इस तरह से, आगे वही चीज क्या होगी, फिर रिपीट होती रहेगी, तो ये कंटिन्यू होती रहेगी। क्लियर, तो ये एक कार्डियक साइकिल हमने यहाँ पर आपको बताया। क्लियर, तो ये जो आज के जो अपने टॉपिक था उसका पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, ईसीजी। क्लियर, चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करने वाले अब हार्ट डिजीज के बारे में। कुछ हार्ट डिजीज है उनको देख लेते हैं। हार्ट डिजीज कौन कौन सी है वो, हार्ट डिजीज यानी कि सर्कुलेटरी डिजीज, हार्ट डिजीज कौन कौन सी है वो। तो जो डिजीज अपने को पढ़नी है उनके अपन लिस्ट बना लेते हैं। जो जो पढ़नी है वो पहले तो अपने को पढ़नी है हार्ट फेल, पहले हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते चलो हार्ट अटैक, एक हार्ट अटैक पढ़ना है, वो क्या चीज है। दूसरा अपने को पढ़ना है हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर। तीसरा पढ़ना है कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट। चौथा अपने को पढ़ना है हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन।